नमस्कार मित्रों कल अपना केमिस्ट्री में चल रहा था टॉपिक के बहुलक के। उसमें अपन कर चुके हैं बहुलक का वर्गीकरण है। एक तो कर चुके हैं स्रोत के आधार पर, दूसरा है एकलोगों के आधार पर और संरचना के आधार पर, और अगला है अंतराण्विक आकर्षण के बलों के आधार पर। अब पांचवा है अपना संश्लेषण के आधार पर। ठीक है मित्रों, आज करते हैं संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। पांचवा है संश्लेषण के आधार पर संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन based on method by classification based on methods by of synthesis। ठीक है मित्रों, संश्लेषण के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला कौन सा? योगात्मक बहुलीकरण। कौन सा मित्रों? योगात्मक बहुलक। दो प्रकार के बहुलक होते हैं योगात्मक बहुलक। इसे अपन कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है मित्रों, दूसरा अपना है संघनन के आधार पर बहुलक। संघनन बहुलक इसे कहते हैं कंडेंसन पॉलीमर। पॉलीमर्स। ठीक है मित्रों, दो प्रकार के होते हैं। इसमें योगात्मक बहुलक के लेते हैं अपन। पहला है योगात्मक बहुलक। कौन सा मित्रों? योगात्मक बहुलक। ये ऐसे बहुलक है जिनमें एकलक इकाइयाँ आपस में योग करके जो बनते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? योगात्मक बहुलक कहते हैं। इनका संश्लेषण योग करके किया जाता है। योगात्मक विधि द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? योगात्मक बहुलक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है समयोगात्मक बहुलक। समयोगात्मक बहुलक होमो एडिशन पॉलीमर्स। दूसरा है मित्रों विषम योगात्मक बहुलक। इसे कहते हैं हेट्रो एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है मित्रों, योगात्मक बहुलक के दो प्रकार के होते हैं। समयोगात्मक बहुलक, विषम योगात्मक बहुलक। ठीक है मित्रों, समयोगात्मक बहुलक वे बहुलक है जो एक समान एकलक इकाइयों के परस्पर संयुक्त होने से बनते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? समयोगात्मक बहुलक कहते हैं। इनमें एकलक इकाइयाँ एक समान होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? समयोगात्मक बहुलक कहते हैं। जैसे समयोगात्मक बहुलक के
एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला है पॉलीथीन, पॉलीएथीन। दूसरा है पॉलीप्रोपिलीन। अगला है पॉलीस्टायरीन। अगला है मित्रों पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला है टेफ्लॉन। से अगला है पॉलीआइसोप्रीन। अगला है पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है मित्रों, ये क्या है, समयोगात्मक बहुलक हैं। सभी इनमें एकलक इकाइयाँ समान होती है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, समयोगात्मक बहुलक कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं अपन मित्रों। अगला अपना है विषम योगात्मक बहुलक। ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ असमान होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, विषम योगात्मक बहुलक कहते हैं। इनमें अलग अलग एकलक इकाइयाँ आपस में योग करके जो जिस बहुलक का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, विषम योगात्मक बहुलक कहते हैं। इनका एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। पहला है बुना एस। मित्रों बुना एस में 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन दोनों मिलकर बुना एस का निर्माण करते हैं। दूसरा है मित्रों बुना एन। मित्रों बुना एन 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल मिलकर बुना एन का निर्माण होता है। ये एग्जाम्पल है, बुना एस और बुना एन दोनों ही विषम योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है मित्रों, ये हुई चर्चा अपनी एडिशन पॉलीमर्स के बारे में। अगली चर्चा करेंगे अपन संघनन बहुलक के बारे में। मित्रों योगात्मक बहुलीकरण का निर्माण निम्न 3 क्रियाविधि द्वारा किया जाता है। पहला है मुक्त मूलक क्रियाविधि। दूसरा है मित्रों आयनन क्रियाविधि। अगला है मित्रों तीसरा उप संयोजक क्रियाविधि। ये 3 क्रियाविधि द्वारा इन बहुलकों का निर्माण किया जाता है, योगात्मक बहुलकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है मित्रों। अगला अपना है संघनन बहुलक। दूसरा है संघनन बहुलक। कंडेंसन पॉलीमर्स। ठीक है मित्रों, संघनन बहुलक वे बहुलक जिनमें 2 एकलक इकाइयाँ आपस में परस्पर होकर एक जल के अणु को निष्कासित करती है, जिससे बहुलक का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, संघनन बहुलक कहते हैं। संघनन बहुलक संघनन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें मुक्त मूलक की क्रियाविधि और आयनन क्रियाविधि नहीं पाई जाती है। ठीक है मित्रों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों अपन। पहला है नायलॉन, सिक्स। अगला है नायलॉन 6
टेरिलिन, बेकेलाइट, मेलामाइन, रेजिन। अगला है ग्लेप्टल। ठीक है मित्रों, ये क्या है, संघनन बहुलक के एग्जाम्पल हैं मित्रों। इनकी अपन संरचना कल की क्लास में कर चुके हैं। आज ही क्लास में ग्लेप्टल और मेलामाइन की संरचना देखेंगे और नायलॉन 6 की। ठीक है मित्रों, अपना एग्जाम्पल है नायलॉन 6। इसकी संरचना अपन कर रहे हैं आज। नायलॉन 6 NH2 CH2 5 COH प्लस NH2 CH2 5 COH। इसकी अपन क्रिया कराएंगे तो NH HN CH2 5 CO तो ये अपन को प्राप्त होगा। इसे अपन क्या कहेंगे, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला है मित्रों CH2 ये मित्रों कैप्रोलैक्टम है। ठीक है मित्रों, इसको COH कैप्रोलैक्टम कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगला है ग्लिप्टल। ठीक है मित्रों, ग्लिप्टल एथिलीन ग्लाइकोल CH2 ये क्या है मित्रों, एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक अम्ल ये क्या है मित्रों, थैलिक अम्ल। इनसे क्रिया कराएंगे तो N मोलिकुल H2 बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, ग्लिप्टल बनेगा मित्रों।
जैसे ठीक है मित्रों, इसको क्या कहते हैं अपन, ग्लिप्टल। इस प्रकार से ग्लिप्टल का निर्माण होगा मित्रों। मित्रों अगला है अपना टॉपिक रबड़ का वल्कनीकरण। कौन सा टॉपिक है? रबड़ का वल्कनीकृत, इसे कहते हैं रबड़ का वल्कनीकृत, यानी वुल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है मित्रों। रबड़ का वल्कनीकरण करने से पहले प्राकृतिक रबड़ से परिष्कृत उत्पाद नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मित्रों इनकी प्रत्यास्थता कम होती है और इनको अधिक गर्म करने पर इनके दृढ़ और लचीला हो जाते हैं और कम ताप पर ठंडा करने पर यह भंगुर प्रकृति के हो जाते हैं। इसके लिए रबड़ का वल्कनीकरण विधि की खोज वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर जो सन 1839 में इन्होंने रबड़ का वल्कनीकरण विधि का खोज की। रबड़ की वल्कनीकरण विधि की खोज की। प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने पर उसके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है मित्रों, रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए सल्फर के साथ प्राकृतिक रबड़ की अपन क्रिया कराएंगे मित्रों। अपन देखते हैं रबड़ का वल्कनीकरण। रबड़ का उपयोग 5% तो टायर के रबड़ बनाने में किया जाता है और 5% रबड़ के टायर बनाने में किया जाता है और 30% रबड़ का उपयोग बैटरी केस बनाने में किया जाता है मित्रों। रबड़ का उपयोग थायोकैप्टन, मरकैप्टो और मरकैप्टन में का भी आजकल उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं इनका रबड़ का वल्कनीकरण सल्फर के साथ क्रिया कराने पर रबड़ का वल्कनीकरण होता है। एसिड
ठीक है मित्रों, इस प्रकार से रबड़ का संरचना बनेगी। दूसरी है या इस प्रकार से संरचना बनेगी मित्रों। अगला इसका अपन एग्जाम्पल कराते हैं। H2Cl2 के साथ भी अगला एग्जाम्पल अपन H2Cl2 के साथ लेते हैं। अगला है मित्रों H2Cl2 के साथ इस प्रकार से मित्रों ये संरचना बनती है। ठीक है मित्रों, रबड़ का वर्गीकरण के लिए सल्फर की मात्रा पर निर्भर करता है इनका वर्गीकरण। ठीक है मित्रों। अगला टॉपिक अपना है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। का आणविक द्रव्यमान। ठीक है मित्रों, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है मित्रों, यह बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। मित्रों, बहुलकों का अणुभार याद करने के लिए विभिन्न बहुलकों के अणुओं का अणुभार का औसत याद किया जाता है। उसके बाद उनका बहुलकों का आणविक द्रव्यमान याद किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान मित्रों दो प्रकार का होता है। मित्रों ये दो प्रकार का होता है। संख्या औसत अणुभार नंबर एवरेज मित्रों मोलिकुलर मास। दूसरा है मित्रों भार औसत अणुभार।
वेट एवरेज मोलिकुलर मास। मित्रों, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान दो प्रकार की विधि से किया करेंगे अपन, संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार। ठीक है मित्रों, एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहला लेते हैं अपन संख्या औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार। मित्रों, इस प्रकार के बहुलकों के अणुओं में का अणुभार का योग करके उसमें अणुओं की संख्या का भाग देते हैं तो संख्या औसत अणुभार अपन को प्राप्त होता है। जैसे मित्रों, M1 अणुओं का अणुभार, जैसे M1 M2 M3 है। इसी प्रकार से मित्रों, अणुओं की संख्या जैसे N1 N2 N3 है। ठीक है मित्रों, अणुओं का अणुभार जैसे N1 अणुओं का अणुभार बराबर N1 M1। इसी प्रकार से N2 अणुओं का, ठीक है मित्रों, N अणुओं का कुल अणुभार N2 अणुओं का कुल अणुभार मित्रों N2 M2। इसी प्रकार से N3 अणुओं का कुल अणुभार N3 M3। ठीक है मित्रों, आगे है बहुलक का कुल अणुभार ठीक है मित्रों, टाइम लगता है इसमें। ठीक है मित्रों, इसका हो जाएगा फॉर्मूला N1 M1 प्लस M2 N2 M2 प्लस N3 M3। अगला है बहुलक में कुल अणुओं की संख्या जैसे N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है मित्रों, अगला अपना है संख्या औसत अणुभार। ये हो जाएगा मित्रों बहुलक का कुल अणुभार बटा बहुलक के कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुभार अपॉन अणुओं की कुल संख्या का भाग देंगे तो अपन को ये प्राप्त होगा। जैसे N1 M1
M2 प्लस N3, M3 में N1 प्लस N2 प्लस N3 का भाग देंगे तो फॉर्मूला अपने पास आएगा ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ये फॉर्मूला, ठीक है मित्रों, इसे अपन कहते हैं, शॉर्ट में कहेंगे इसे अपन Mn से भी लिखते हैं, संख्या औसत अनुभार को Ni Mi अणुओं की संख्या का योग। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है मित्रों संख्या औसत अनुभार याद करने का। ठीक है मित्रों, दूसरा अपने है भार औसत अनुभार याद करने का फॉर्मूला। मित्रों दूसरा अपना है भार औसत अनुभार यानी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है मित्रों, इस प्रकार के बहुलकों के प्रत्येक बहुलक अणु के अनुभार में उसके अनुभार का योग, अनुभार का गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, भार औसत अनुभार कहते हैं। जैसे N1 अणुओं का कुल अनुभार M1 N2 अणुओं का कुल अनुभार M1 और N3 अणुओं का कुल अनुभार M3 है मित्रों। तो दोनों का गुणनफल करने पर बहुलक का अनुभार, बहुलक का कुल अनुभार प्राप्त होगा। N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्राप्त अनुभार को वापिस से उस बहुलक के अनुभार से गुणा करते हैं। N1 M1 इंटू M1। ठीक है मित्रों, अगला है M2 टू M2। तीसरा है मित्रों N3 M3 गुणा M3। इस प्रकार से मित्रों N1 M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर प्लस N3 M3 का स्क्वायर, ये बहुलक का कुल अनुभार प्राप्त होता है मित्रों। बहुलक के कुल अणुओं की संख्या, जैसे मित्रों N1 प्लस N2 प्लस N3। अपना फॉर्मूला है बहुलक का अनुभार कुल अनुभार
बहुलक के अणुओं का कुल अणुओं की संख्या औसत अणुभार को मित्रों अपन m1W से लिखते हैं। ठीक है मित्रों कुल अणुओं की संख्या के साथ अणुभार का गुणा करते हैं तो N1 M1 N2 M2 प्लस N3 व M3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपन फॉर्मूला देखते हैं। औसत भार औसत अणुभार का मित्रों ये फॉर्मूला अपन को प्राप्त होता है। इससे अपन बहुलकों का भार औसत अणुभार याद कर सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अपनी क्लास आज यहीं समाप्त होती है मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।